खबर दिल्ली से है। यमुना इतनी गंदी हो गई है कि तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस तस्वीर को देखकर यह मत समझ लीजिएगा ये किसी और लोक की तस्वीर है। ये देश की राजधानी दिल्ली का ही नजारा है और तस्वीरें यमुना नदी की हैं। नदी के काले पानी पर सफेद झाग भर चुका है, मानो नदी ने सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी हो। यमुना का ये हाल तब है जब 3 हफ्ते बाद छठ का उत्सव है। पूर्वांचल और बिहार के हजारों लोग नदी में पूजा करेंगे। ये जो आपको लेयर नजर आ रहा है 2-3 हिस्सों में बटा हुआ, ये लेयर दरअसल दिल्ली की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और आसपास के घरों से निकला हुआ टॉक्सिन्स है। और ये आपको बिल्कुल झाग नजर आ रहा होगा। ये इतना गंदा पानी है, डिटर्जेंट, और जब हमने हाथ में लिया तो हाथों में बिल्कुल खुजली सी होने लगी, आंखों में बिल्कुल जलन। असल में ये जो सफेद झाग है ये एक तरह का केमिकल वेस्ट है जो सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। इससे कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और ये कोई इस साल का मामला नहीं। यमुना नदी में इस मौसम में हर साल यही स्थिति होती है। बावजूद इसके सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर दी है। विपक्ष इसे बांटने की साजिश बता रहा है। भागलपुर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह आज सुबह सुबह सर्किट हाउस से बाहर निकले तो जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। सबसे पहले गिरिराज सिंह ने भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की और आशीर्वाद लेकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर रवाना हुए। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी जेडीयू ने पहले ही गिरिराज की यात्रा से दूरी बना ली है तो तेजस्वी इसे बिहार में दंगा फैलाने की साजिश बता रहे हैं। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। गिरिराज की इस यात्रा से हासिल क्या होगा ये साफ नहीं, लेकिन यात्रा जिन जिलों से निकलने जा रही है इससे उसका मकसद शीशे की तरह साफ है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। वो मुसलमान को एकत्रित कर रहे हैं, हम तो हिंदुओं को दंगा ना हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए गिरिराज 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे जहां यात्रा का समापन होगा। खबर झारखंड से है जहां पर एनडीए में सीटों का पेच सुलझ गया है। रांची में बीजेपी और आजसू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजसू को 10 सीटें मिली हैं। जेडीयू 2 और चिराग पासवान की एलजेपी 1 सीट पर लड़ेगी। जेडीयू को तमार और जमशेदपुर सीट मिली है, जबकि एलजेपी को चतरा। संख्या क्या है, 1 है 2 है, ये विषय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए रहा ही नहीं है। मजबूत सरकार झारखंड में एनडीए का इस बार बनने जा रहा है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। बीजेपी का दावा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। ये पहला मौका है जब झारखंड में एनडीए की 4 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 2 चरणों में चुनाव 13 और 20 नवंबर को हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो यहां पर सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। खासकर 28 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। निष्पक्ष चुनाव और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा रोकने की मांग को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंबई में चुनाव आयोग से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। यहां तो तीनों दलों में एकता दिख रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर तीनों में मतभेद सुलझ नहीं रहे। कल तीनों दलों के नेताओं के बीच 9 घंटे की लंबी बैठक चली। सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर सीटों को लेकर आपसी सहमति बन गई है, लेकिन विदर्भ की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों की दावेदारी से मामला उलझा हुआ है। सूत्रों की माने तो तीनों दलों के बीच 260 सीटों पर सहमति बन गई है। 28 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इनमें भी 20 से 25 सीट ऐसी है जिन पर तीनों ही दल दावा ठोक रहे हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेतृत्व ने सीट बंटवारे की लिस्ट दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के पास भेजी है, जो उद्धव की पार्टी को रास नहीं आ रही। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है। कांग्रेस कह रही है कि सीट बंटवारे में स्पीड ब्रेकर तो आते रहते हैं। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। अभी किसी गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस संविधान की दुहाई तो देती है, लेकिन सबसे अधिक संविधान की धज्जियां भी कांग्रेस ही उड़ाती है। कल की ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ में पीएम मोदी के साथ देश भर के एनडीए नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एबीपी न्यूज के सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब जब खतरे में आती है तब वो संविधान खतरे में होने का नारा देकर जनता को गुमराह करती है। पीएम ने इमरजेंसी और शाहबानो मामले का जिक्र भी किया। परिवारवाद का जिक्र कर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। चंडीगढ़ की इस मीटिंग में संविधान के अमृत महोत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। एनडीए नेताओं ने तय किया संविधान सेवक बनकर देश भर में जन जागरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और विपक्ष ने संविधान के नाम पर बीजेपी को घेरा था। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले एक बार फिर संविधान पर सियासत गरमाने की संभावना है। 26 नवंबर 1949 को देश में अपने संविधान को अपनाया गया था। इसी वजह से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगले महीने संविधान को अपनाने की 75वीं सालगिरह है और उसी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हम पिटते नहीं लेकिन पीटने भी नहीं देते हैं, ये कहा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात में। हमारे साथ युद्ध करने वालों को भी संकट के समय में हम मदद देते। हम मार नहीं खाते लेकिन किसी को मारते भी नहीं। सूरत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है। भारतीय पत्रकारों से मिलकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि हमें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गिले शिकवे भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। करगिल का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने पाकिस्तान की करतूत याद दिला दी और कहा कि भारत तब चाहता तो बॉर्डर पार कर सकता था, लेकिन हमारी सेना को स्पष्ट निर्देश थे। हम चाहते तो पूरे देश पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन हमारी सेना को आदेश था बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, अपने अंदर के जो कुछ है वो सब साफ करना। इजराइल हमास से लेकर रूस यूक्रेन तक दुनिया महायुद्ध में चल रही है। ऐसे वक्त में मोहन भागवत ने संयम का जिक्र भी किया और भारत की ताकत भी याद दिला दी। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार यह धमकी व्हाट्सएप पर आई। उसी धमकी के बाद सुबह से बांद्रा में उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। ये तस्वीर वहीं की है। बड़ी बात ये, धमकी देने वाले ने लॉरेंस से पैचअप के नाम पर पैसों की डिमांड की। ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज आया उसमें लिखा है, इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। पैसे नहीं दिए गए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी ज्यादा बुरा होगा। मुंबई पुलिस धमकी भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। कल ही नवी मुंबई पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से सुक्खा नाम के शूटर को गिरफ्तार किया, जिसने 6 महीने पहले सलमान की रेकी की थी। 1998 के चिंकारा शिकार मामले को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दे रखी है। मुंबई पुलिस साबरमती जेल में बंद लॉरेंस से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। लोकसभा चुनाव से पहले विधेयक पास हुआ और फिर कानून लागू कैसे होगा, इसे लेकर कमेटी बनाई गई थी। अब नियमावली समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा। और अब कुछ ही समय बचा है जब हम इसको धरातल पर उतारेंगे। यूसीसी के नियमों में विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन और उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूसीसी लागू होने पर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, तो वहीं लिव इन में रहने वाले लोगों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। यूसीसी के प्रावधान हर धर्म और समुदाय पर लागू होंगे। खबर अहमदाबाद से आ रही है। यहाँ पर एक बस धू-धू कर जल गई। सड़क पर धू-धू कर बस जल रही है। तस्वीरें अहमदाबाद के कालूपुर इलाके की, जहां दोपहर को इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त 10 यात्री बस में सवार थे। जैसे ही आग की चिंगारी दिखी, ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को बाहर निकाला। समय रहते सभी यात्री बाहर निकाल लिए गए। उसके बाद बस धू-धू कर जल उठी।
अहमदाबाद में ये बस प्रेम दरवाजा से कालूपुर जा रही थी। करीब 20 मिनट बाद दमकल की टीम पहुंची तो आग पर काबू पा लिया गया। किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। बस में आग क्यों और कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला हुआ था। इस हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया। बारूदी हमलों से जर्जर हो चुकी इमारत के धूल भरे सोफे पर एक चेहरा नजर आ रहा है। सिर स्कार्फ से ढका हुआ है और हाथ में एक छड़ी है। आईडीएफ का दावा है ये कोई और नहीं, हमास का मुखिया याह्या सिनवार है। वीडियो आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से जारी किया गया। वीडियो ड्रोन से लिया गया। तस्वीरों में दिख रहा है ड्रोन जैसे ही सोफे पर नजर आ रहे चेहरे के करीब पहुंचता है, वो छड़ी से ड्रोन को हटाने की कोशिश करता है। दावा है फुटेज मिलने के बाद ही आईडीएफ ने इमारत को निशाना बनाया और हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, सिनवार गाजा पट्टी के राफा इलाके में छिपा हुआ था। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी का दावा है सिनवार के शव के पास से बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्रेनेड और 40,000 इजरायली करेंसी मिली है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब जाकर नीतीश सरकार की नींद खुली है और एक्शन लिया जा रहा है। पूर्वी चंपारण की अरेराज से पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी। 16,000 लीटर शराब जब्त की। छपरा सीवान में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद उत्तर बिहार में पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है और जगह जगह यूं ही छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। छपरा सीवान में हुई लोगों की मौत के बाद सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है शराब कांड के पीछे आरजेडी के लोग हैं। जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं, जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं शराबबंदी में शराब बिक रही है और इसके पीछे पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। ये पूरा एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड। करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की या तो जान जा चुकी है या अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गोपालगंज में एक शराब तस्कर की भी जान चली